नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे एक रिक्वेस्ट किए गए टॉपिक को लेके, जो कि है आईपीआर को लेके, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फील्ड में किस तरह से काम करता है। और अभी हाल ही में जो डीआरडीओ और रोल्स रॉयस का जॉइंट वेंचर था एरो इंजन को लेके, जो कि फाइनल स्टेज में है, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पे रोल्स रॉयस डीआरडीओ को जो आईपीआर है वो देने को मान गया है। तो आईपीआर को लेके काफ़ी सवाल थे, क्योंकि बहुतों को आईपीआर के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले इस पर बात करने वाले हैं। आईपीआर की बात करते हो अब, तो आईपीआर का मतलब हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। दूसरे शब्दों में बात करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तकनीक है और उसका जो पेटेंट है वो आपके पास होगा। मतलब जो भी तकनीक डीआरडीओ और रोल्स रॉयस ने मिलकर बनाई है, फर्ज करो जो हॉट कोर की तकनीक है टरबाइन के ब्लेड को लेके या फिर कोर में टेम्परेचर को किस तरह से सस्टेन करना है, उसकी तकनीक हो, तो वो अगर आपने और रोल्स रॉयस ने मिलकर डेवलप कर ली है, तो उस पर्टिकुलर तकनीक पे किस तरह के मॉडिफिकेशन करके आप नए इंजन बना सकते हो, या फिर उस तकनीक को आप किसी थर्ड पार्टी से बेच सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन तरह के जो काम हैं वो आपको आईपीआर देगा, अगर आईपीआर आपके पास होगा तो। कहने का मतलब ये हुआ कि वो टेक्नोलॉजी आपकी हो चुकी है, आप उसको जिस तरह से भी मॉडिफाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको कोई भी लॉ बाध्य नहीं करता है। तो इसको आप आईपीआर के अंदर डाल लेते हो। आईपीआर का वायलेशन कब हो जाता है? जब आप इसकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो करते हो बिना किसी थर्ड पार्टी से पूछे, जो भी उस पर्टिकुलर तकनीक में इन्वॉल्व हो। मान लो हमने कोई इंजन खरीदा और उस इंजन में जो तकनीक है वो सेलर की है, और हमने उनको बिना बताए और आईपी के लिए किसी एग्रीमेंट के बजाय उसको जो रिवर्स इंजीनियर है वो कर लिया, तो जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ है आईपीआर का वो वायलेट होगा। और इन फ्यूचर कोई भी देश आपको जो अपनी की टेक्नोलॉजी है वो नहीं देंगे, चाहे किसी भी प्राइस पे हो। और कुछ ऐसा ही आपको चीन के साथ देखने को मिलता है कि वो आईपीआर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और रिवर्स इंजीनियर करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे उनकी कुछ खास वैल्यू है नहीं। आईपीआर की बात करते हो तो जिस देश ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आईपीआर का, वो है साउथ कोरिया। तो उन्होंने इस टर्म को बखूबी इस्तेमाल किया है, और आज अगर आप देखोगे तो उन्हीं तकनीक पर नए नए इनोवेशन करके कई सारे जो डिफेंस के प्लेटफॉर्म हैं वो आज तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईपीआर आपको एक सहूलियत देता है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको आपका पूरा कंट्रोल देता है। ये बात अलग है कि इस कंट्रोल के रूप में जो भी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है उसको आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, और ये जो कंपनसेशन होता है आमतौर पे मॉनिटरी होता है। मतलब कुछ पैसे आप एक्स्ट्रा उसको दोगे और जो आईपी है वो आप रख लोगे। बात करोगे साफरान के केस में, जो हमारा कावेरी K9 इंजन था उसको रिवाइव करने के लिए यही टर्म बीच में आ गया था, जब ऐसा बताया जा रहा था कि कावेरी K9 का जो कोर है कंबिनी कोर, उसको रिप्लेस किया जा रहा था M88 से। और अगर ऐसा होता तो M88 का जो कोर है और उसका जो आईपी है वो साफरान के पास है, तो ओवरऑल जो कावेरी इंजन का आईपीआर हो जाता वो साफरान के पास चला जाता। मतलब उस पर डीआरडीओ कोई भी आगे इनोवेशन नहीं कर सकती थी, ना कोई मॉडिफिकेशन, और वो जो इंजन कहीं बिकता तो उसका जो मुख्य प्रॉफिट है वो साफरान उठाती। तो इसीलिए डीआरडीओ किसी भी टर्म पे आईपीआर को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम कावेरी पे डीआरडीओ कर चुकी थी। सो इसलिए जब दो देश इन्वॉल्व होते हैं और उसमें एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे जो आईपीआर का रोल है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो काफ़ी अहम हो जाता है। यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो किस प्रकार से ग्रास्प कर पाती है। तो यहाँ पे जेट इंजन के कोर को लेके जो भी तकनीक होगी उस पर डीआरडीओ का फुल कंट्रोल होगा। सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आरआर का यहाँ पे मुख्य काम एक गाइडेंस के रूप में ही रहेगा। देखने वाली बात ये होती है कि किस तरह का जो वर्क शेयर है वो रहने वाला है। बात कर लेते हैं एक अपडेट के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी के राइफल के प्रोक्योरमेंट को लेके है। जैसा कि हम सब जानते होंगे कि जो इंडियन आर्मी के लिए इमरजेंसी में राइफल प्रोक्योर किए गए थे 6 और 72,000 के नंबर में, उनकी जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है आर्मी के नदन कमांड के लिए। और इस डिलीवरी के कंप्लीट होते ही एक नया ऑर्डर दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसके अंतर्गत 6 और के जो 6716 हैं उसके 72,000 यूनिट और प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो टोटल ये 1,44,000 के आसपास राइफल्स होंगे, जो कि आर्मी के जो भी फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं जो एलओसी पे हैं या फिर काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ये राइफल दिए जाएंगे। आप जानते होंगे जो इसकी डेजिग्नेशन है वो 7.6251 की है। मतलब जो राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रहने वाली है फ्रंट लाइन ट्रूप्स के पास। वहीं पे इंडियन आर्मी के जो दूसरे सैनिक है उनको भारत और रूस के जॉइंट वेंचर में बनाए जाने वाले जो AK-203 है वो दी जाएगी। आप जानते ही होंगे कि जो इसकी डेजिग्नेशन है वो 7.6239 की है। मतलब 51 से कम पावरफुल राउंड है ये। तो अभी ये जो जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, इसको लेके वो अभी अटका हुआ है प्राइसिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोक्योरमेंट है 6 और के एडिशनल 72,000 यूनिट को लेके, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि आर्मी इससे काफ़ी सेटिस्फाइड है।
तभी ये जो दोबारा ऑर्डर हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी मानना है कि भारत के अंदर भी ये जो ऑप्शन है वो उपलब्ध है। तो बहुतों का मानना यहाँ पे ऐसा था कि एडिशनल ऑर्डर देने के बजाय एक बार इधर भी देख लेते कि किस तरह के जो रिजल्ट है वो रहे हैं P72 रैकर के। सो ये कुछ सुझाव रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आप जानते ही होंगे कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी तकरीबन 16,000 जो LMG है उसको प्रिक्योर करने के लिए जो क्लियरेंस है वो ले चुकी है। ये LMG प्रिक्योर किए जाएंगे इजराइल से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है आत्मनिर्भरता को इस साल से ही अप्लाई करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।